दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आमतौर पर जब कोई सीजीआई रिटायरमेंट की ओर होता है तो वो केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन दोस्तों बीआर गवई के मामले में ये स्थिति बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। हाल ही में सामने आई एक खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आपको जानकारी दे दें कि बीआर गवई साहब 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत उनके उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन इस बीच सीजीआई बीआर गवई ने एक ऐसा बयान दिया जिसने भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन सरकार और मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। साथ ही कहा जा रहा है कि बीआर गवई रिटायरमेंट से पहले 5 बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। अगर उन्होंने इन मामलों पर अपना अंतिम निर्णय दे दिया तो उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। सीजीआई बीआर गवई के केंद्र सरकार से नाराज होने का प्रमुख कारण सुनवाई के दौरान सामने आया, जब उन्होंने सरकार द्वारा न्यायाधीशों की एक नई बेंच के गठन की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और इस पर गहरी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस गवई ने सीधे तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है। ये टिप्पणी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसने तत्काल एक बवाल खड़ा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र सरकार के बीच तनाव की खबरों को हवा दे दी। इस घटना ने एक गंभीर संवैधानिक बहस को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार ने जिस मामले की सुनवाई की जा रही थी उसमें एक अलग बेंच के गठन का अनुरोध किया था। हालांकि सीजीआई गवई ने न केवल इस अनुरोध को ठुकरा दिया बल्कि इसे एक ऐसी चाल के रूप में बताया जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी। उनकी ये टिप्पणी इस आशंका को इंगित करती है कि कार्यपालिका द्वारा ये कदम न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की नीयत से उठाया गया प्रतीत होता है। ये घटना न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता के संतुलन को उजागर करती है और इसने एक वरिष्ठ न्यायाधीश की रिटायरमेंट से ठीक पहले सार्वजनिक रूप से ऐसी आपत्ति जताने को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसकी सुनवाई कर रही बेंच से केंद्र सरकार सहमत नहीं थी। इस कारण मोदी सरकार ने मामले की सुनवाई के लिए एक नई पीठ के गठन की मांग रखी। इस मांग पर सीजीआई बीआर गवई बेहद नाराज नजर आए और उन्होंने सरकार पर काफी तल्ख टिप्पणी की। यह देखना दिलचस्प है कि जब बीआर गवई अपनी सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं और सीजीआई का पद छोड़ने वाले हैं, ठीक उसी समय वो मोदी सरकार के साथ इस तरह का मुखर टकराव मोल ले रहे हैं। आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों जैसे संजीव खन्ना या फिर डीवाई चंद्रचूड़ के उदाहरणों को लें। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में उन्होंने केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे। खासकर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के प्रधानमंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण समीकरणों की तस्वीरें अक्सर मीडिया में देखने को मिली थी। लेकिन बीआर गवई का मामला इससे एकदम उल्टा है। उन्होंने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है और सेवानिवृत्ति के बाद वो किसी भी पद पर नहीं जाना चाहते। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ये संकल्प ले लिया है जो उनकी स्वतंत्र और निर्भीक छवि को और पुख्ता करता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का रवैया काफी आक्रोशपूर्ण देखने को मिला, जिसने पूरे देश में राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा शुरू कर दी है। मामले की सुनवाई कर रही मौजूदा पीठ से मोदी सरकार के असहमत होने के बाद सीजीआई गवई ने सरकार के रवैये पर अपनी गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार वर्तमान पीठ से बचने का प्रयास कर रही है। यह टिप्पणी एक ऐसे संवेदनशील मोड़ पर आई जब अदालत ने मामले में एक पक्ष की दलीलें पहले से ही पूरी तरह सुन ली थी और अटॉर्नी जनरल को व्यक्तिगत कारणों से छूट दी गई थी। पीठ ने साफ तौर पर कहा कि वो केंद्र सरकार से इस प्रकार की रणनीति अपनाने की अपेक्षा नहीं करती। ये बयान न्यायपालिका की स्वायत्तता के प्रति सरकार के रुख पर सीधा प्रहार माना जा रहा है और इसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को एक मजबूत फटकार के रूप में देखा जा रहा है। इस घटना ने सीजीआई गवई को एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चुनौती देने का रुख अपनाया है। इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मौजूदा तनाव एक बार फिर सामने आया है। ठीक वैसे ही जैसे 14 मई को हुआ था। 14 मई को ही बीआर
गवई ने मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति के सामने 14 सवालों की एक सूची प्रस्तुत की गई थी, जिसने पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। सीजेआई बी.आर. गवई के सामने सेवानिवृत्ति से पहले का समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। 23 नवंबर को रिटायर होने वाले गवई साहब से अब देश भर में कई बड़ी उम्मीदें जुड़ गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वे अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले 5 बड़े फैसले सुनाते हैं तो वो इतिहास में एक अमर स्थान बन सकते हैं। तो आइए जल्दी से उन पहले बड़े फैसले पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला और अहम मुद्दा जिस पर गवई साहब को तत्काल कोई ठोस फैसला लेना है वो है बैलेट पेपर की बहाली। आप सभी को बता दें कि देश के करोड़ों नागरिक लंबे समय से चुनावों में बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए चुनाव कराने में धांधली और हेराफेरी के मौके बने रहते हैं। उनका तर्क है कि असली निष्पक्षता और पारदर्शिता सिर्फ बैलेट पेपर से ही संभव है। इसलिए जनता चाहती है कि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठे और इस मामले में अंतिम फैसला लेने की शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर को फिर से शुरू करने को लेकर कई याचिकाएं लंबित पड़ी हुई हैं। इनमें से ज्यादातर याचिकाओं पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि कुछ को पहले ही खारिज किया जा चुका है। सवाल ये उठता है कि क्या बी.आर. गवई साहब इन लंबित याचिकाओं पर कोई साहसिक और ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे? क्या वो सेवानिवृत्त होने से पहले चुनाव प्रणाली में इस बड़े बदलाव की नींव रखेंगे? पूरा देश इसी इंतजार में है। बी.आर. गवई साहब कोई साधारण पद पर नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऐसे में अगर वे बैलेट पेपर के मुद्दे पर कोई आदेश देते हैं तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। इसीलिए लोगों की यही उम्मीद और मांग है कि रिटायरमेंट से पहले उन्हें इस पर एक स्पष्ट निर्णय जरूर देना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वे ये फैसला नहीं सुना पाए तो आने वाले समय में किसी और मुख्य न्यायाधीश से इस तरह के साहसिक कदम की उम्मीद कर पाना मुश्किल होगा। सारी नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि गवई साहब इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा राजस्थान हाईकोर्ट में लगी मनु की मूर्ति का है। आपने देखा होगा कि हमारा देश संविधान से चलता है, मनु के विधान से नहीं। फिर भी राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में ये मूर्ति सालों से लगी हुई है। सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला कब सुनाएगी? क्या जिसने ये मूर्ति लगवाई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? हालांकि ये मूर्ति 1989 में लगाई गई थी, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि देश की किसी और अदालत में आपको ऐसा नजारा नहीं देखने को मिलेगा। ये एक अकेला ऐसा उदाहरण है जहां हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति को हटाने की मांग को लेकर अंबेडकरवादी समूह लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि क्या बी.आर. गवई साहब इस विवादित मूर्ति के मामले में कोई स्पष्ट आदेश दे पाएंगे। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर हाईकोर्ट की बात करें तो वहां डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। सवाल ये उठता है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लग सकती है तो ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का आदेश देगा? ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। इस मामले पर एक सख्त फैसला लेना बी.आर. गवई साहब के लिए अब लगभग अनिवार्य हो गया है, क्योंकि देश की जनता को एक अंबेडकरवादी और संविधान में आस्था रखने वाले सीजेआई से यही उम्मीद है। 23 नवंबर से पहले उनके लिए यह निर्णय लेना बेहद जरूरी माना जा रहा है। तीसरा प्रमुख मुद्दा बोध गया से जुड़ा हुआ है। वहां बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करने की लगातार मांग उठ रही है। इस कानून के कारण बौद्ध समुदाय को अपने ही धार्मिक स्थल महाबोधि मंदिर पर पूर्ण अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अगर यह कानून हटता है, जिसे मूल रूप से बिहार सरकार ने बनाया था, तो बौद्ध समुदाय को एक बड़ी कानूनी राहत मिलेगी और उन्हें अपनी विरासत पर अधिकार वापस मिल सकेगा। लोगों का तर्क है कि बौद्धों को उनकी विरासत सौंप दी जानी चाहिए और बी.आर. गवई साहब के सामने यह सवाल है कि क्या वे एक अंबेडकरवादी और बौद्ध माने जाने वाले सीजेआई के रूप में इस मुद्दे पर कोई ऐतिहासिक फैसला लेंगे। अब जबकि उनके पास सेवानिवृत्ति से पहले केवल लगभग 2 सप्ताह का समय बचा है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या वे इस अधिनियम के संबंध में कोई निर्देश जारी करते हैं। इसके समानांतर एक और बड़ा मामला उमर खालिद की जमानत का है। आपको बता दें कि उमर खालिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है और अगली सुनवाई 6 नवंबर को निर्धारित है।
खालिद की गिरफ्तारी को 5 साल हो चुके हैं और उनका मुकदमा अभी भी चल रहा है। ये सीजेआई गवई साहब का ही योगदान माना जा रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, क्योंकि जमानत नियम है, जेल अपवाद के सिद्धांत पर जोर देने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब ये देखना होगा कि क्या इस सिद्धांत का पालन करते हुए उमर खालिद को भी जमानत मिल पाती है, क्योंकि ये मामला भी न्यायिक प्रक्रिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की एक बड़ी परीक्षा बन गया है। साफ तौर पर कहा जाए तो अगर इन 5 बड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐतिहासिक फैसला आता है तो उसका पूरा श्रेय सीजेआई बीआर गवई साहब को ही जाएगा। अगर ईवीएम पर रोक लगाकर बैलेट पेपर वापस लाया जाता है, राजस्थान हाई कोर्ट से मनु की मूर्ति हटती है, बोध गया मामले में बीटी एक्ट रद्द होता है और उमर खालिद को जमानत मिलती है, तो हर एक फैसले का श्रेय गवई साहब के नाम ही दर्ज होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि गवई साहब इन गंभीर मुद्दों पर आखिर क्या फैसला सुनाते हैं। अगर वे सेवानिवृत्त से पहले इन मामलों में कोई ठोस निर्णय लेते हैं तो दोस्तों उनका नाम निश्चित रूप से इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो जाएगा। वो इस देश में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, क्योंकि देश को एक ऐसा सीजेआई मिला जिसने इतने बड़े बड़े साहसिक फैसले लेकर एक नई मिसाल कायम की। जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ मुखर रूप अपनाया है और सरकार से टकराव का जोखिम उठाया है, उससे साफ जाहिर है कि वो किसी दबाव में नहीं है। अगर अपने बचे हुए लगभग 2 सप्ताह के कार्यकाल में वो इन मामलों पर कोई बड़ा आदेश पारित करते हैं तो विशेष रूप से बहुजन समाज यानी एससी, एसटी, ओबीसी और अंबेडकरवादी लोग उनसे इस साहस के लिए हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या बीआर गवई साहब इन सभी मुद्दों पर कोई ठोस फैसला ले पाएंगे? आपको उनसे कितनी उम्मीदें हैं, कमेंट में जरूर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।